नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि इसके पहले आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जैसे कि पहला था जिसमें संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई थी। दूसरे में भाग, अनुसूचियाँ और भाग 1 के जितने भी अनुच्छेद थे 1 से लेकर 4 तक उनका बखूबी विवरण सहित आपको प्रस्तुत किया गया था। तो उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का अध्ययन करते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे है, किन कौन से प्रावधानों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या कौन सा सिस्टम है जिससे मुझे नागरिकता मिली हुई है, कि कितनी नागरिकता के कितने प्रकार हैं, एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, नागरिकता कहाँ से ली गई, नागरिकता सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था। इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग 2 नागरिकता, या इंग्लिश में इसको सिटीजनशिप बोलते हैं। अनुच्छेद और आर्टिकल 5 से 11 में इसका बखूबी विवरण दिया गया है। हर एक आर्टिकल का 5 से लेकर 11 तक हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में विधिवत से जान लें। नागरिकता क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। ये 3 शब्द आपको अक्सर परेशान करते होंगे। एक तो पर्सन, दूसरा सिटीजन, तीसरा माइनॉरिटी। पर्सन, कोई भी व्यक्ति देश में है वो व्यक्ति है, अर्थात पर्सन है। कोई भी आदमी यहाँ रह रहा है वो व्यक्ति है, ठीक है। दूसरा सिटीजन, सिटीजन वही व्यक्ति है जिसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। हर व्यक्ति सिटीजन नहीं है, हर आदमी यहाँ नागरिक नहीं है, लेकिन हाँ वे नागरिक नहीं है जो किसी दूसरे देश से आए हुए हैं। जो किसी दूसरे देश से आए हुए हैं उनके कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, उन पे खरे उतर रहे हैं, तो उसके तहत वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। भारत के नागरिक होने का प्रमाण यही है कि सबसे पहला हमें जो वोटर कार्ड दिया जाता है वो हम भारत के नागरिक हैं। इसका यही एक पहचान है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के सिटीजन हैं। रीजन, जैसे कि आपको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, सिर्फ नागरिक को अधिकार है वोट डालने का। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होता है। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम समुदाय, यादव, बौद्ध, सिख, ऐसे जो समुदाय के लोग हैं वो क्या है, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक जैसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्रिश्चियन हावी है। तो इसलिए माइनॉरिटी का अर्थ सिर्फ यही है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और सिटीजन के अंतर्गत माइनॉरिटी भी आती है। तो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और पर्सन, सिटीजन और माइनॉरिटी में अंतर क्या है आप जान चुके हैं। अब सबसे पहले जो आप शब्द है कि नागरिकता होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि नागरिकता का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ये नागरिकता शब्द सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था। तो हमारा आंसर होगा अरस्तु, जो कि एक बहुत बड़े दुनिया के दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम नागरिकता शब्द का इस्तेमाल किया था। नागरिकता क्या होते हैं, नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो हर देश अपने यहाँ रहने वाले नागरिकों को देता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जो हैं वो यहाँ के नागरिक हैं। क्यों, इसका प्रमाण है, उसका सर्टिफिकेट है कि हमारे पास वोटर आईडी है, हम वोट डाल सकते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक नागरिक की पहचान है, नागरिक की सर्टिफिकेट है। उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने के, प्रमाणित करने के कुछ कागजात हैं जो कि सिद्ध करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। अन्यथा कोई भी आ जाए, कोई पाकिस्तान आए, भैया हम भी नागरिक हैं, नहीं आप नागरिक नहीं हैं। उसके वही नागरिक है जिसके पास वोटर है, जिसको वोट डालने का अधिकार है। आर्टिकल 326 के तहत वोट डालने का अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को, ठीक। तो चलिए देखते हैं नागरिकता में जैसे कौन से अधिकार, कानूनी अधिकार जैसे मौलिक अधिकार है नागरिकों को प्राप्त है। हर व्यक्ति को कानूनी मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। नौकरी के अधिकार, जैसे
बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे राजनीतिक अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, सिर्फ ये अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, ये केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 5 में बताया गया है कि वे जो भारत में प्रारंभिक नागरिकता, आर्टिकल 5 अर्थात अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो प्रावधान है, संविधान के प्रारंभ में जो अधिकार हैं, प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात कहने का तात्पर्य यह है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक, उसके तहत यानी संविधान के पहले, संविधान 26 जनवरी 1950 लागू था, तो 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ था, उसके प्रारंभ में यानी उसके लगते ही जो जो अधिकार दिए गए थे हमारे नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को, वो प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभ के समय यानी 26 जनवरी 1950 से जो संविधान में हमारे अधिकार दिए गए, जो राइट्स दिए गए, जैसे पहला था हमारा उसका जन्म, अर्थात यदि आपका जन्म के आधार पर, उसका जन्म भारत में, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप यहाँ के नागरिक हैं। क्लियर? दूसरा, उसके माता पिता, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो इसके भारत में माता और पिता में से कोई भी एक रहा हो। संविधान लागू होने के, संविधान लागू अर्थात कब लागू होता? 26 जनवरी 1950 को, से 5 ईयर पहले, 5 ईयर पहले से ही भारत में हो। अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, उसके 5 वर्ष पहले, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। उसका जो भारत में हुआ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अर्थ यह है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय जो भी लोग हमारे देश में थे उनको यहाँ के नागरिक थे, उन्हें नागरिक का अधिकार दे दिया गया था। पहला कह रहा है उसका जन्म भारत में हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत के नागरिक है, इस आधार से। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत, जैसे बहुत से लोग थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते विदेशों में चले गए, कनाडा में क्रांतियाँ चली, अमेरिका में क्रांतियाँ चली, ब्रिटेन में क्रांतियाँ चली, दक्षिण अफ्रीका में क्रांतियाँ चली, इन सब चीज़ों को लेकर लोग विदेश में चले गए। तो क्या उनके जो बच्चे वहाँ जन्म लिए हैं, उनके माता पिता तो यहाँ के हैं, जन्म अगर वहाँ पे लिए हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं हो गए? ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई कि वो हमारे लिए लड़ते रहे बेचारे, हमारे लिए लड़ते लड़ते वहाँ चले गए, वहाँ उनके बच्चों ने जन्म ले, तो उनकी नागरिकता ही समाप्त हो गई। तो इसलिए ये यानी अर्थात उसके माता पिता कोई भी, अगर माता पिता कोई भी यहाँ का रहा हो, यहाँ का उनका जन्म हो, वहाँ के नागरिक हो भारत में, और उनके बच्चों ने विदेश में जन्म ले लिया हो, तो इसके आधार पर भी वो भारत की नागरिक है। ठीक, अगला, संविधान लागू अर्थात 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले ही, अर्थात हमारा 1950 से पहले या 1945 तक, ये तो हो गया। 1945 के पहले भी जैसे एनी बेसेंट रही, एनी बेसेंट हमारे यहाँ क्रांतिकारियों गतिविधियों में भाग लेती थी, कई सारे आंदोलन किए उन्होंने, होम रूल आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो वो आयरलैंड की थी लेकिन उन्हें भारत में रहनी थी, तो भारतीय मूल की हो गई थी। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी गई। तो ऐसा संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में अगर कोई रह रहा हो तो भारत के नागरिक है, समझ रहे हैं। इसलिए जो लोग पाकिस्तान चले गए थे तो उनके लिए, ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष प्रकार के जो मुख्य प्रावधान थे, जो अधिकार दिए गए थे, कौन नागरिक होने की पहचान, नागरिक कौन हो सकता है हमारे देश का, कौन नहीं हो सकता है, उन सब चीज़ों के लिए ये प्रमुख बिंदु जो दे दिए गए थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था। आया समझ में? अगला आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 देखते हैं अब हम। आर्टिकल 6 में दिया गया है कि वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए हों, समझाते हैं।
आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक, इसके तहत जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद, 48 के बाद जैसे फिर एक सिस्टम आ गया था परमिट कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948। क्लियर? तो यहाँ परमिट से 6 मंथ बाद, परमिट से 6 मंथ बाद। हाँ चलिए देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कह दिया गया था भाई स्वतंत्रतापूर्ण स्वच्छतापूर्ण जो व्यक्ति पाकिस्तान जाकर रहना चाहता है, पसंद करते हैं, पाकिस्तान चले जाए, या वे जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे हैं वे भारत अगर आना चाहते हैं तो भारत आ जाएं। ऐसे लोग जो स्वेच्छापूर्वक जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ चला जाए और आसानी से वहाँ रह सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जो जहाँ चला जाएगा वहाँ का नागरिक हो जाएगा। इसके लिए कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जाएगी। तो जिन्हें लगा कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ ज़्यादा उर्वरक ज़मीन है, बढ़िया टमाटर उगाएंगे, आलू बनाएंगे और अच्छा सा रोज़गार चलाएंगे, वहाँ चल के रहते हैं, यहाँ भारत में क्या है, तो लोग पाकिस्तान चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले गए। पाकिस्तान में कुछ लोग थे जिन्हें लगता था नहीं हम भारत में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, वो भारत चले आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चले गए। लेकिन जब आज़ाद हुआ देश, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो अब उन्हें महसूस है कि अरे भारत क्या था, अपना घर तो घर होता है यार। आए वो बेगाने शहर अब्दुल्ला दीवाना, वही चले गए थे, मज़ा आया नहीं, फिर वहाँ से वापस आए। तो इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 के तहत आर्टिकल 6 अर्थात अनुच्छेद 6 में दिया गया है। फिर भाई ये हुआ कि ऐसा थोड़ी ना कि आप चले गए, आप चले गए मुँह उठाए चले आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान से जब लोग भारत आए थे तो 19 जुलाई 1947 से परमिट लागू कर दी गई थी कि अगर आप भारत आए हैं तो बॉर्डर पर ही एक आदमी बैठा होगा, कागज़ पेन लेकर, वहाँ पर आप बताएं कि हम किस तिथि को आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप भारत से पाकिस्तान जाएं तब भी लिखाएं। ऐसा ही पाकिस्तान में था, वहाँ पर एक आदमी बैठा था कागज़ कलम लेकर, वहाँ पर लिखा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ये सारे सिस्टम थे। तो है कि 2 बिंदु थे। 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो चले गए थे वो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तब तक परमिट था नहीं। 19 जुलाई 1948 से पहले आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई गए थे, चले आ रहे हैं, घूमने गए थे, घूम के चले आए, यही समझो, कोई प्रावधान नहीं। लेकिन 19 जुलाई 1947 के बाद यदि कोई आ रहा है हमारे देश में तो उसकी परमिट बनेगी, परमिट कागज़। फिर आपको ऐसा नहीं है कि अगर नागरिकता होगी, नहीं, अब 6 महीने आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, 6 महीने बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। ये सिस्टम था आर्टिकल 6 के तहत। ठीक है, मतलब ये जो कानून बनाए गए ना आर्टिकल, ये उस समय के सहूलतों को देखकर बनाए गए हैं कि उस समय लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये सब बनाए गए हैं। तो 19 जुलाई 1947 से पहले यदि आप गए हैं, चले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले आए, नागरिक हो गए। लेकिन 19 जुलाई 1947 के बाद से यदि आप भारत आ रहे हैं तो परमिट से, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नागरिकता की परमिट कब दी गई है, तो नागरिकता समिति 6 महीने 19 जुलाई 1947 से चालू हुई है। तो उसके तहत क्या है कि आप 6 महीने फिर भारत में रहेंगे, उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। आई होप आज समझ रहे होंगे।
चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 अगर 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 7। भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, इसमें क्या है देखिए चलते हैं। इसमें बताया गया था 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, वापस आ जाए तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन चलिए देखते हैं। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जैसे लोग चले गए भारत से पाकिस्तान चले गए, चलिए गए कोई बात नहीं, आज स्वतंत्र देश में जन्मे भैया, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, डजेंट मैटर इज आ जा रहे हैं तो लिखा है पढ़ाई करके आ जाओ। अब तो वही कहा गया 1 मार्च 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद, उसके पहले उसी साल 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया अर्थात पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो, ठीक, तो 6 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 6 महीने रहेगा उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, 6 महीने बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तब उसके तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। आया समझ में? ये है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अगला आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत के नागरिक होगा कैसे। चलिए देखते भैया, होगा तो कैसे होगा भाई, बच्चा है तो बच्चे के लिए तो कोई कानून बनता नहीं, अम्मा पापा के लिए बनाना पड़ता है। तो देखते हैं क्या कहता है। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो तो हाँ चलिए देखते हैं। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत के नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो तो। वही चीज़ लोग क्रांतियों के चलते आंदोलन को चलाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए विदेश तक चले गए। लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, ऐसे ऐसे देशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ चली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया उस समय संविधान निर्मात्री जो समिति थी कि भाई जो लोग यहाँ के लिए जो बाहर चले गए हैं हमें स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्रता से लड़ने के लिए, उनके जो बच्चे वहाँ सेटल हो गए, वहाँ उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं, क्या वो ऐसे ही अनाथ रहेंगे? तो कहा गया नहीं भाई, उनके माता पिता में से कोई भी यहाँ का नागरिक है तो वो बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे। क्लियर? वो बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे। आया समझ में? अगला आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है देखिए। आर्टिकल 9 कहता है यदि विदेशी नागरिक
विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्लियर। सपोज दैट आप विदेश चले गए, वहाँ की आपने नागरिकता ले ली, तो भैया वहाँ आप सेटल हो गए, तो यहाँ तो एक ही नागरिकता है, तो एक ही जगह नागरिकता ले सकते हैं आप, चाहे यहाँ की नागरिकता ले लो चाहे वहाँ की नागरिकता ले लो। वहाँ की ले लेते यहाँ तो छोड़ना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि यदि आपने विदेशों की नागरिकता ले ली है तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके क्या प्रावधान हम अभी आपको आगे बताते हैं, ठीक। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। हाँ, जैसे भारत सरकार किसी भी प्रकार से आपकी नागरिकता छीन नहीं सकती है यदि आप कोई गलत काम ना करें, अन्यथा कोई काम ना करें। जैसे भारत चीन विवाद चल रहा है और आप जाके चीन के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दें, तो भाई ये तो नमक हरामी है ना। आए जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते, ये तो गलत है। अपने घर के लोग खेद देते यार, ये तो देश की बात है। देशद्रोह का काम कर रहे हैं ना आप, तब तो खेदना पड़ेगा। तो वो है, तब उसका मतलब नागरिकता छीन ली जाती है। दूसरा, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कितना भाई एंटी है बिल्कुल, और पाकिस्तान जिंदाबाद कहो तो क्या बुरा लगेगा ना। तो लोग यहीं पर तुम्हें थप्पड़िया देंगे। देश के तो बाहर, वहाँ ऊपर तो बात बाद में जाएगी, यही लोग तुम्हें थप्पड़िया देंगे। तो ऐसे जब अन्यथा कोई कार्य करोगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नागरिकता का बनाए रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें, तो जब तक ऐसे कोई काम नहीं करो नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता बनी रहेगी अर्थात ऐसी कोई गलत काम नहीं करना है, समझ गए, जिससे कि आपके नागरिकता छीनी जाए। नागरिकता छीने जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको देश से बाहर कर दे, नहीं, नागरिकता छीन ली जाएगी। आप देश में कमा खा सकते हैं, कोई भी उच्च पद पर नहीं जा सकते हैं, राजनीतिक कोई काम राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। घर द्वार से बाहर नहीं, क्या है, आप घर में रह सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको ये जो नागरिकता के अधिकार देंगे उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। आपकी वोटर आईडी निरस्त कर दी जाएगी, आपका राशन कार्ड जो बनता है यहाँ के नागरिकों के लिए, राशन जो गरीबों के लिए बांटा जाता है, वो सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे, ठीक। ये सब आप कमाइए, खाइए, पेट भरिए, बस इतना ही है। 11 नंबर आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। संसद, ये कई बार पूछा गया है, बनाएगी कि भारतीय नागरिकता कानून कौन बनाएगा, नागरिकता बनाएगी, लेकिन कौन सा मंत्रालय बनाएगा, ब्रेकर में लिखो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आपको कि जो नागरिकता कानून है वो गृह मंत्रालय बनाएगी, ठीक है। तो ये हैं कुछ प्रमुख नागरिकता के अधिकार, नागरिकों को क्या दिया जाएंगे। चलिए एक बार कुछ सरसरी नज़र से कैसे आप याद रखेंगे चीज़ों को, एक नज़र में वो भी बता दूं आपको। फिर उसके बाद देखते हैं भारत में नागरिकता लेने के कितने प्रकार से हैं, कैसे कैसे आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। पहला आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता, स्वतंत्रता के समय। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोग, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, ठीक। 8 कहता है आपका विदेशी प्रवासी।
अगर आपके माँ बाप वहाँ के हैं, आपके माँ बाप में से कोई यहाँ का है और आपके इस बच्चे ने वहाँ जन्म लिया तो आपके यहाँ के नागरिक होंगे। नौवां यह कहता है अगर आपने विदेशी किसी देश की नागरिकता ले ली है तो यहाँ की आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में यह कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी अगर कोई आप अन्यथा काम नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो छीन ली जाएगी। फिर आप घूमो 11 में नागरिकता का जो कानून है संसद बनाएगी, संसद में कानून आएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। 5वें में प्रारंभिक नागरिकता। 6 में यानी आप यहाँ पे जन्म लिए, आपके माता पिता कितने जन्मे वंशानुगत वही वाला सिस्टम कि स्वतंत्रता के पहले अगर जो भी कुछ रहा है यहाँ पर लोग रहे उनको प्रारंभ से ही नागरिकता मिल जाएगी। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता। 8 में विदेशी प्रवासी नागरिकता, अर्थात आपके माता पिता में से कोई यहाँ का रहा हो, आप बच्चा वहाँ जन्म लिया हो तो वो यहाँ का नागरिक माना जाएगा। विदेशी नागरिकता अगर आपने ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये 10वां नागरिकता का बना रहेगा। अगर अन्यथा कोई काम नहीं करे तो भारत में नागरिकता आपकी बनी रहेगी, अन्यथा छीन ली जाएगी। घूमो संसद। 11 में बताया गया जो संविधान जो कानून है नागरिकता के संबंध वो संसद बनाएगी। चलिए देखते हैं नागरिकता अधिनियम क्या था, क्यों लाना पड़ा, क्यों जरूरी रहा। तो चलिए नागरिकता अधिनियम 1955 इसलिए आया क्योंकि इसके पहले जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम इसलिए लाना पड़ा ताकि इसके पहले जितने भी आप आर्टिकल पढ़े हैं वो उस समय के हालिया समय को देखते हुए ये कानून बनाने पड़े थे। लोग भारत स्वतंत्र देश हुआ था तो ये दिमाग में आया, लोगों के संविधान निर्माता समिति के दिमाग में ये बात आई कि चलिए जो नागरिकता पर एक काम कर लेते हैं। तो कहा गया अच्छा भाई क्या होगा। तो उस समय जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, जो भी गतिविधियाँ देश में चल रही थी, लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, ये कुछ विदेश में शिफ्ट हो रहे थे, ये वो कुछ लोग जो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बच्चे वो वहाँ सेटल हो गए, उनके बच्चे वहाँ जन्म लेंगे तो नागरिकता कौन सी मिलेगी, उनको भारत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस समय कानून बनाए गए थे। लेकिन फिर यह हुआ कि नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है कि कोई भी है जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर। अब कुछ बहुत ऐसे कानून रहे कि अगर माता पिता भारत के हैं या माता पिता में से कोई एक था तो कोई पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर घूमने आया, साठ गांठ करके आया है और घूमने आया है और यहीं पे शादी कर ली और यहीं पर बच्चा कर दिए तो यहाँ की नागरिकता हो गई। अब यहाँ वह बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना क्रांतिकारी गतिविधियाँ, नहीं आतंकवादी गतिविधियाँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब फिर नागरिकता अधिनियम 1955 आया, जिसके बाद कुछ संशोधन किए क्योंकि एक ही बार में सब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए टोटल 5 या 6 संशोधन किए गए। तो 1955 के बाद जो सबसे पहला संशोधन हुआ तो वो था 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2003 के बाद 2005, फिर 2015, फिर 2016, ठीक, ये इतने संशोधन किए गए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था संशोधन। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला जो प्रावधान जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, पहला जो है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, अर्थात इसमें फिर सुधार किया गया 1986 में माता पिता, फिर 2003 में दोनों में से कोई भी, दोनों वैलिड हों,
किसी को भी, किसी को भी, ठीक। हाँ चलिए देखते हैं भाई, जन्म के आधार पर ये था कि भाई यदि आपका जन्म भारत में हुआ है और या में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं, या आपके माता पिता में से कोई भी यहाँ का हो, आप यहाँ के नागरिक मान लिए जाएंगे जन्म के आधार पर। चाहे आपकी माँ भारतीय हो और पिता फॉरेनर हो, पाकिस्तान के क्यों ना हो, बांग्लादेश का ही क्यों ना हो, ब्रिटेन के क्यों ना हो, भाई प्रेम हो गया, भारत में आके रह रहे हैं, आए यहाँ शादी कर लिए, बच्चा हो गया तो यहाँ का नागरिक हो गया क्योंकि उसकी माँ यहाँ की है। या कोई फॉरेनर आया, आगरा घूमने आया, उसको कोई पसंद आ गया, उसने शादी कर लिया, शादी करने के बाद जनसंख्या बढ़ाने लगे और जनसंख्या यहाँ की नागरिक हो रही है क्योंकि माँ यहाँ की है। इसलिए फिर ये था किसी को भी, मतलब जन्म के आधार पर किसी को। फिर 1986 में ये बात कही गई, संशोधन किया गया कि नहीं, उन जन्म के आधार पर, मतलब जो संविधान बना था ये था कि अगर बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है तो यहाँ का नागरिक हो जाएगा, ठीक। किसी को भी अगर भारत से वहाँ से आए हैं, यहाँ जन्म हो गया तो नागरिकता हो गई। फिर 1986 में ये कहा गया अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्रांति का आतंकवादी गतिविधियाँ यहाँ फटाफट बढ़ती जाएंगी, ऐसा तो बहुत गलत हो रहा भैया। तो फिर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया के बाद 1986 आया, कितने 31 वर्ष बाद लोगों को समझ सूझबूझ आई कि नहीं कुछ तो सुधार करना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि 1986 में बताया गया, संशोधन जब लाया गया नागरिकता अधिनियम संशोधन 1986, तो कहा गया भाई अब जो वही होंगे माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना भाई बहुत ज़रूरी है। तो कहा गया अच्छा, तो पाकिस्तानी बहुत चालाक थे, आतंकवादी के दिमाग तेज होता है तभी आतंकवादी बनता है, लेकिन मेरे से तेज नहीं है। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का सपोर्ट करता था तो वहाँ से साठ गांठ हो जाती थी, तो लोग यहाँ घूमने आते थे जम्मू कश्मीर, टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते थे और बढ़िया शादी कर ली, बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि माँ तो यहाँ की है तो बच्चे को जन्म नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा स्टूडेंट के रोल में आ रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में बन गए बापा के रूप में, तो ये भी गलत था। तो फिर कहा गया 2003 में फिर सुधार संशोधन किया गया कि दोनों वैलिड हों, माता पिता दोनों ही वैलिड हों, तब उनके द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा तब नागरिक होगा, तब जाके ये सुधार आया। ये रहा। फिर दूसरा था, एक रहा जन्म के आधार पर, फिर अगला है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अर्थात बाय डिसेंट। वंश के आधार पर कहानी ये थी कि पहले लिख देता हूँ, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर अर्थात बाय डिसेंट, पिता 1992 में इसमें संशोधन किया गया, माता पिता। देखो भाई हमारा जब संविधान बना तो वहाँ जब नागरिकता कानून दिया गया, कहा गया वंश के आधार पर पिता भारत का हो तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। माँ कहीं की भी हो, दुनिया की कहीं भी नागरिक माँ हो, महिला कहीं की भी हो, अगर बच्चे का पिता भारत से संबंध रखता है, भारत से बिलोंग रखता है, भारत की नागरिकता उसके पास है, तो बच्चे को भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। कहा गया अच्छा। लेकिन फिर महिलाओं ने केस कर दिया कि अरे ये कौन सा सिस्टम है भैया। जैसे सानिया मिर्जा हैं, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, कौन थे, शोएब मलिक से शादी कर ली, तो उसकी भारत की नागरिकता छीन जाएगी, या उसको बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि उसका पिता तो यहाँ का है नहीं। तो फिर महिलाओं ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, भाई बच्चे को पालते हैं, पालन पोषण तो हमारा सारा सिस्टम है, 9 महीने हम रखते हैं और पिता के आधार पर पहचान चलेगी। पहले तो यही था, पिता के नाम पर पहचान थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नहीं, बात तो सही है। तब फिर कहा गया 1992 में संशोधन आया, नागरिकता संशोधन, कि अब माता पिता दोनों में से कोई भी हो उसके आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा हैं, माता है यहाँ की क्योंकि यहाँ की उनको नागरिकता मिली है, उनके बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है, या पाकिस्तान में, लेकिन उनकी माँ यहाँ की है, तो उनके बच्चे के पास ऑप्शन है, चाहे तो पाकिस्तान की नागरिकता लेगा या दिलाएंगे तो भारत की नागरिकता छूट जाएगी, या भारत की नागरिकता लेंगे तो पाकिस्तान की नागरिकता रहेगी नहीं रहेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर भारत के उस पाकिस्तान की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी छीन जाएगी।
तो इसलिए अब क्या है, माता पिता में से कोई भी कहीं का भी हो उसको नागरिकता, माता अगर पिता फॉरेनर है, माता इंडियन है और बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है, तो इस आधार पर वो बच्चा यहाँ का नागरिक हो सकता है माँ के नागरिकता के आधार पर। या माँ बाहर की है और पिता यहाँ का है, तो इस आधार पर वंशानुगत सिस्टम चलेगा। ठीक, अगला पंजीकरण सिस्टम एक बनाया गया, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें सिस्टम क्या है, पंजीकरण का सिस्टम यह है कि जैसे आप यहाँ आए तो ऐसा थोड़े ना है कि आप आए, आप आगरा घूमने आए ताजमहल, और ताजमहल आपको अच्छा लग गया तो भैया हम तो यहीं रहेंगे, अब जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए अब हम यहीं बस जाएंगे, तो ऐसा थोड़े बस जाओगे नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। उसके पीछे आप पंजीकरण कराओ अपना, और पंजीकरण कहाँ होगा, फॉर्म मिलेगा गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से फॉर्म लाइए, इसको भरिए, तब उस पर पीछे आपके सारे सिस्टम देखे जाएंगे कि आप कोई वाद विवाद तो नहीं है, या आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 7 साल आप भारत में रहे हों, ठीक, तब जाके आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जैसे आप आए और शादी भी कर लिया, और शादी कर लिया तो आपको ऐसा नहीं नागरिकता मिल जाए कि यहाँ की लड़की है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, नहीं, आप भी बाद में 7 साल रहे हों और उन 7 सालों में कोई भी आपका वाद विवाद ना हुआ हो किसी से, तब जाके आपके यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जैसे कहने का तात्पर्य यह है, पहले ये था 6 साल का, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब 6 ही महीने का था कि आओ 6 महीना रहो, रजिस्ट्रेशन कराओ, नागरिक बन गए। अब ऐसा नहीं है, अब आए 7 साल भारत में रहें, रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं, उसके बाद आपको हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ, 7 साल आप रहे यहाँ पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हुआ, अब ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर तो आप नागरिक हो गए, नहीं। जैसे IAS या PCS बनने के लिए क्या ग्रेजुएशन है, तो आप ग्रेजुएशन पास है तो गवर्नमेंट के आप पीछा करना, छाननी, उसको खुरखुंद करना शुरू करते, गवर्नमेंट भैया हम देखो ग्रेजुएशन हो गए, हमको PCS बनाओ, हमको IAS बनाओ, हमको PCS बनाओ, IAS बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट, आप ग्रेजुएशन हो गए, आप एलिजिबल हो गए हैं, अगर आप सारी शर्तें फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक योग्य व्यक्ति हुए हैं, आप एलिजिबल हुए हैं, नागरिकता पाने के काबिल हैं कि नहीं है, ये जब गवर्नमेंट देखेगी तब आप यहाँ के नागरिक होंगे। अगला देशीकरण। देशीकरण क्या है, देखिए भैया, देशीकरण को समझिए। देशीकरण में अर्थात नेचुरलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, कला, विज्ञान, ठीक, कला, विज्ञान, भारतीय भाषा, 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए, और कम से कम 10 साल से आप भारत में रह रहे हों। जैसे आप आकर भारत में रहने लगे और आप में हुनर है, या तो आप कलाकार हैं या तो आप वैज्ञानिक हैं, और भारत में 10 साल रह चुके हों, तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि आप भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में जानते हो, तो आप भारत की नागरिकता पाने के योग्य हैं। जैसे पाकिस्तान के अदनान सामी हैं, तो 10 साल से भारत में लगातार रह रहे थे, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई है, ठीक, क्योंकि वह कलाकार थे, तो एक सिंगर थे, गायक थे, इसलिए उनको नागरिकता दी गई है। अगला अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसे कल कुछ पाकिस्तान के हिस्सा कहते भैया हम पाकिस्तान में जाएंगे, भारत में जाएंगे, या हम युद्ध करके उनको जीत लें, तो उस क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऐसे ही ये कोई भी प्रावधान नहीं चलेगा, पंजीकरण नहीं कराना, विदेशीकरण नहीं चलेगा, वंशाधार, जन्माधार, कुछ नहीं, अर्जित भूमि। जैसे अभी 2 जून 2014 को जब समझौता हुआ था, डेट मुझे क्लियर नहीं है, वो बांग्लादेश का जब समझौता हुआ, तो उसके तहत वहाँ की जो भूमि, यहाँ की जो भूमि, वहाँ क्या रहे थे, उस एरिया के जितने भी लोग थे, अगर बांग्लादेश में चले गए तो बांग्लादेश के वासी हो गए, और बांग्लादेश के लोग जो भारत के अंतर्गत आ रहे थे, वो अगर भारत में आना चाह रहे थे या आए होंगे तो भारत के नागरिक हो गए अर्जित भूमि के तहत, ठीक, ये सिस्टम पर। वहीं इसी प्रकार जैसे सिक्किम 16 मई 1975, हाँ 16 मई 1975
को जब सिक्किम भारत का राज्य बना तब सिक्किम के जितने भी लोग थे वो अर्जित भूमि के तहत भारत के नागरिक हो गए। तो ये रहे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार जिनके तहत कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिकता पा सकता है। ठीक, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक, अगला समापन, नागरिकता का समापन कैसे हो जाएगा भैया? चलिए, इसके 3 आधार हैं। पहला त्याग, दूसरा बर्खास्त, तीसरा वंचित। त्याग, बर्खास्त और वंचित देखने में आपको लगता है कि एक ही शब्द हैं, लेकिन मायने इनके अलग अलग हैं। त्याग, जैसे आपने विदेश में नागरिकता ले ली, विदेशी किसी फॉरेन में किसी देश की नागरिकता ले ली आपने, तो आपके यहाँ की नागरिकता त्याग दी जाएगी। गवर्नमेंट आपके यहाँ की नागरिकता त्याग दे स्वच्छतापूर्वक, या गवर्नमेंट यहाँ की आपको नागरिकता समाप्त कर देगी। दूसरा बर्खास्त, बर्खास्त का तात्पर्य यह है जैसे किसी भी देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, जैसे व्लादिमीर पुतिन आ गए और वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और आपने उनके ऊपर थूक दी, तो आपको क्या है, आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी, आपको पागल, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतें क्या है, पागलों वाली हैं। इसलिए आपकी हरकत और किसी भी पागल को नागरिकता नहीं दी जाती है। नागरिकता मतलब वो तो जन्म के आधार चलता रहता है, लेकिन आप वहाँ पर पागलों वाली हरकत कर रहे हैं तो पागल को किसी भी चीज़ की क्या ज़रूरत। इसलिए आप यहाँ पागल टाइप आप बर्खास्त कर दिया जाए अपनी नागरिकता। आप खाओ पियो, कमाओ खाओ रहो, ठीक है, लेकिन कोई भी नौकरी का अधिकार, राजनीतिक अधिकार और ये सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। ठीक, वंचित, वंचित जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा, अप्लाई कर दिया और आपको लगा मुझे नागरिकता मिल जाएगी, तो यदि गवर्नमेंट को लगा आप उनके सारे जितने भी शर्तें हैं, सारी शर्तें आप खरा नहीं उतर रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता से वंचित रह जाएंगे आप। तो ये हैं कुछ सिस्टम्स। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं जिन्हें आप देख लें ताकि आपको नागरिकता से रिलेटेड कैसा भी पॉइंट आ जाए आप से छूटे ना। अर्थात नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, दूसरा किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगला कौन सा अधिनियम आया था पहला? तो एक अधिनियम एक ही आया था, बाकी अधिनियम के संशोधन होते हैं। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया था। चौथा, अगला सिस्टम, पहला संशोधन कब हुआ था नागरिकता में? तो पहला जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। फिर कितने प्रकार से नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से, जो कि मैंने भी बताए हैं। अगला, कौन सा मंत्रालय नागरिकता देने का काम करता है संसद का? तो आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ठीक, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनको चलते हम आपको बताएंगे। हो चुके हैं, अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगले लेक्चर में हम आपको एनपीआई क्या है वो बताएंगे, पीआईओ क्या है वो बताया जाएगा, ओसीआई क्या है अगले लेक्चर में हम बताएंगे, सीएए जो कि पिछले ही वर्ष काफ़ी और इसी वर्ष के स्टार्ट में काफ़ी विवाद में रहा है, पीआईओ क्या है ये सब बताया जाए। सॉरी, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, ये सब चीज़ें आपको अगले लेक्चर में विधिवत आपको बताए जाएंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।